हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। देखिए, आज अगर हम बात करें तो आज हमें एक नया यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यूनिट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड को फिनिश किया हुआ था। ठीक है, देखो आज ये हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये यूनिट थर्ड का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आज के पर्टिकुलर सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है, बेसिकली ध्यान से समझेंगे कि देखो इसमें क्या करना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि जो भी हमारी बिल्डिंग होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, उसमें जो भी कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट का मतलब जैसे वॉल हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे जैसे मैसनरी हो गया, इसके बाद सॉइल हो गया, ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हो गया, कंक्रीट के बारे में, आरसीसी के बारे में, स्टेयर के बारे में, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट थर्ड में डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग एरिया कंसिडरेशन क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग फाउंडेशन। देखो बिल्डिंग प्लानिंग की बात करेंगे, ठीक है, बिल्डिंग प्लानिंग क्या होती है कि उसकी भी क्या होती है, प्रिंसिपल्स होती है, ठीक है। फाउंडेशंस की अगर हम बात करें तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल। हम लोग क्या है कि किसी भी स्ट्रक्चर्स को बनाने से पहले सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। तो वाई सॉइल टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, वी कैन ऑल्सो डिस्कस्ड हेयर टुडे। safe bearing capacity of soil, if our soil is safe or not, it is very important parameter to understand that any structures that built on the soil is very important or not। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें ये भी स्टडी करना है कि जो भी हमारी सॉइल है, क्या ये बियरिंग कैपेसिटी जो है उसकी जो सेफ उसकी क्या है बियरिंग कैपेसिटी है, वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। देन फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फाउंडेशंस। देखो गुड फाउंडेशंस देखो डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, फाउंडेशन होते हैं। देखो बेसिकली तो दो कैटेगरीज में होते हैं, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। उसमें भी क्या होते हैं, सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशंस की क्या ज़रूरत होती है, कैसे सुपर स्ट्रक्चर्स को लोड को, सब स्ट्रक्चर के लोड को फाउंडेशन के थ्रू हम लार्ज अर्थ में या लार्ज एरिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वी कैन डिस्कस हियर। टाइप ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। मैसनरी की बात करेंगे हम लोग, डिफिनेशन एंड टर्म्स यूज्ड इन मैसनरी। देखो मैसनरी का मतलब हो गया चिनाई की, ठीक है। इसमें हम लोग ब्रिक एंड स्टोन मैसनरी के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड्स इन ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, मैसनरी में भी बात करेंगे। टाइप ऑफ वॉल में लोड बियरिंग वॉल, पार्टीशन वॉल, कैविटी वॉल। फ्लोर में बात करें तो यहाँ पे गुड फ्लोर्स, कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड फ्लोर, सिलेक्शंस ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल्स, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग 1 by 1 स्टडी करने वाले हैं। चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किया हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस लेक्चर्स में, इस पर्टिकुलर यूनिट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का, 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, कितने, 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे, आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी यूनिक सीरीज.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस
एक्सेस कर सकते हो उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा, आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और तो इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अंडरस्टैंड द मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जा करके अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। चलिए, हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है कि व्हेन कंसीडरिंग द बिल्डिंग एरिया। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग एरिया को, ठीक है, हेलो देन, ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग एरियाज़ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। जैसे देखो, व्हेन कंसीडरिंग द बिल्डिंग एरिया इन आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब यह होता है कि हम लोग बहुत सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं जिसको इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे देखो तो दीज कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस, डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यूजेबिलिटी को करते हैं, रेगुलरिटी, कंप्लायंस एंड फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, बिल्डिंग एरिया को कंसीडर करते हैं। ठीक है, हियर्स अ ब्रेकडाउन ऑफ की बिल्डिंग एरिया कंसंट्रेशन। देखो सबसे पहला क्या है, ग्रॉस बिल्डिंग एरिया। ग्रॉस बिल्डिंग एरिया, देखो ग्रॉस बिल्डिंग एरिया का मतलब क्या है कि टोटल फ्लोर एरिया विद इन द बिल्डिंग इनवेल्व, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल फ्लोर, बेसमेंट एंड, ठीक है, मेजानीस, ठीक है, इंक्लूड, इसमें क्या होता है, वॉल हो गया, कॉलम हो गया, मैकेनिकल एरियाज क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्सक्लूड क्या होता है, एक्सटर्नल जो प्रोजेक्शन होते हैं, लाइक बालकनी हो गया, ओपन कॉट हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक्सक्लूड होते हैं। ठीक है, इनको जो ऐड नहीं किया जाता है। देखो इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे तो सेकंड पॉइंट्स है, ठीक है, सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया का मतलब स्पेस फॉर मूवमेंट, जैसे कॉरिडोर्स हो गए, लॉबीज हो गया, स्टेयरवेज हो गया, एलिवेटर्स हो गया। देखो ऑफ्टन क्या होता है, फिक्स परसेंटेज इन स्पेस प्लानिंग, ठीक है, 25 to 40% सर्कुलेशन एरिया हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 25 to 40% हम लोग क्या करते हैं, परसेंट सर्कुलेशन एरिया को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद देखो अगला आ जाता है मैकेनिकल एंड सर्विस एरिया। स्पेस फॉर HAVC, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग सिस्टम हो गया, इसमें इंक्लूड होती है यूटिलिटी रूम हो गया, मैकेनिकल सॉफ्ट वगैरह जो होते हैं ये सारे क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे फुटप्रिंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया, जैसे वॉल हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया। ठीक है,
इम्पैक्ट, लोड बियरिंग, कैलकुलेशन एंड यूजेबल स्पेस हो गया। देखो ये जितने भी टॉपिक्स है ये है ना, ये सब पार्ट हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FAR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, FAR। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो FAR के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेशियो ऑफ टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया टू द साइज ऑफ प्लॉट, ठीक है। ये क्या है, ये है रेशियो होता है टोटल बिल्डिंग फ्लोर एरिया अपॉन साइज ऑफ प्लॉट, ठीक है, इसके रेशियो को बोला जाता है FAR, ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो, regulated by local zoning code. The principle of building planning refers to a set of guidelines that help ensure a structure is functional, safe, economical and aesthetically pleasing, ठीक है। These principles are fundamentals in architect, civil engineering and construction. Here are the main principles. देखो मेन प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एस्पेक्ट की, इंश्योर प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रूम फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। देखो होता क्या है कि हम लोग जब प्रिंसिपल ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग की करते हैं, अगर हम लोग बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग होती है, जब हम लोग उस बिल्डिंग का प्लानिंग को करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें कंसीडरेशन की, एस्पेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जैसे यहाँ पे क्या है, सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट आनी चाहिए रूम में, वेंटिलेशंस प्रॉपर होना चाहिए। जो लिविंग रूम्स है फेसिंग ईस्ट टू रिसीव मॉर्निंग सनलाइट, इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम घर बनाएं तो उसका जो फेसिंग होता है, जो मेन गेट होता है, जो अगर बात करें हम लोग पोर्च होता है, पोर्चेज एरिया, वो कैसा होना चाहिए, वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। प्रोस्पेक्ट की अगर बात करें तो कंसर्न्ड विथ द एक्सटर्नल व्यू फ्रॉम इनसाइड द बिल्डिंग, हम लोग इनसाइड बिल्डिंग के अंदर से हमें क्या है, नेचुरल या एक बढ़िया एक्सटर्नल व्यूज़ क्या है, मिलना चाहिए, ठीक है। इनहेंस कंफर्ट एंड एस्थेटिक्स बाय प्लेसिंग विंडो रूम्स फेसिंग गार्डन, लेक ETC। इसका मतलब क्या है कि जो भी विंडो है, रूम्स वगैरह हैं, उसमें क्या है कि अंदर से क्या है कि इस तरीके से रहे कि कंफर्टेबल हो, और जो भी सामने गार्डन वगैरह है, लेक वगैरह है, ये सब क्या है हमें प्रॉपर दिखते हैं, तो उसका क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकली क्या होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्राइवेसी की अगर बात करें तो इंश्योर पर्सनल स्पेस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, अचीव्ड बाय इंटेलिजेंट रूम प्लेसमेंट सेपरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट जोन, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रुपिंग, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ रूम बेस्ड ऑन फंक्शन, लाइक किचन हो गया नियर डाइनिंग। देखो जो डाइनिंग्स होती है जहाँ पे लंच किया जाता है, डिनर किया जाता है, वो क्या है, किचन से पास होना चाहिए, बेडरूम्स नियर बाथरूम, ठीक है, ये तो कॉमन बातें हो गई। सर्कुलेशन की बात करें, स्मूथ एंड एफिशिएंट मूवमेंट थ्रू द बिल्डिंग, बिल्डिंग्स में क्या है, मूवमेंट के लिए सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए। इसमें इंक्लूड्स हो क्या है, कॉरिडोर्स हो गया, स्टेयर हो गया एंड डोर, ठीक है ना, डोर प्लेसमेंट हो गया। अगर बात करें यहाँ पे सैनिटेशन की तो देखो फोकसेस ऑन हाइजीन एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सैनिटेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। रिक्वायर्स वेल वेंटिलेटेड बाथरूम्स हो गया, प्रॉपर ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। फ्लैक्सिबिलिटी की अगर बात करें, अलाउ फ्यूचर मॉडिफिकेशन और एक्सपेंशन, यूजफुल इन होम ऑफिसेज विथ चेंजिंग नीड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा हो कि अगर हम लोगों को कभी इन फ्यूचर्स में अगर फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए, अगर मॉडिफिकेशंस करना है, एक्सपेंशन करना है, तो वो भी क्या है कि ईजिली हम अपने कर पाएँ, ठीक है, ऑफिस होम में, ठीक है। रोमिनेस, देखो इंश्योरिंग रूम फील स्पेसियस इवन विथ लिमिटेड एरिया। देखो लिमिटेड एरिया में भी हमें इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि हमें ऐसा क्या हो कि स्पेसियस, मतलब यहाँ पे है कि जगह क्या है पर्याप्त, हमें ऐसा लगे कि नहीं हमारा कंजेस्टेड नहीं है, हमें हमारे पास स्पेस ठीक ठाक है। अचीव्ड बाय गुड लेआउट, फर्नीचर अरेंजमेंट एंड लाइटिंग, ठीक है। इकोनॉमी, बैलेंस कॉस्ट विथ यूटिलिटी एंड एस्थेटिक्स,
इन्वॉल्व्स ऑप्टिमल यूज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड स्पेस। ये भी पैरामीटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एलिगेंस की बात करें, एलिगेंस का मतलब एस्थेटिक अपील, ठीक है, देखने में कैसा, गुड अपीयरेंस। विजुअल अपील ऑफ द बिल्डिंग्स, स्टाइल, प्रपोर्शन, कलर एंड टेक्सचर कंट्रीब्यूट टू दिस। अब देखो यहाँ पे बात आ जाती है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ सॉइल, हम लोग सॉइल्स के प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन को क्यों करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, देखो डिजाइन इन्वॉल्व गेदरिंग बेसिक सब सरफेस इंफॉर्मेशन टू एसेस द सॉइल प्रॉपर्टीज एंड सुटेबिलिटी फॉर सपोर्टिंग अ स्ट्रक्चर। जो भी हमें क्या है कि स्ट्रक्चर्स को सपोर्टिंग करना है या स्ट्रक्चर्स को, सुपर स्ट्रक्चर्स को हमें स्टैंड करना है, उसके लिए हमें एटलीस्ट कुछ बेसिक क्या होते हैं, सब सरफेस इंफॉर्मेशंस को बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या है, इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि दिस इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द डेप्थ, थिकनेस एंड कंपोजिशंस ऑफ सॉइल स्ट्रेटा, हो गया सॉइल के स्ट्रेटा को, ठीक है, डेप्थ को, एज वेल एज आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ रॉक एंड ग्राउंड वाटर। जो रॉक्स होते हैं, जो ग्राउंड वाटर होते हैं, उनके भी क्या है, हम लोग प्रेजेंस को मेजरमेंट करते हैं। द गोल इज टू गेट एन इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट कंडीशन बिफोर कंडक्टिंग मोर डिटेल इन्वेस्टिगेशन। पर्पज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एम टू एस्टैब्लिश अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब सरफेस कंडीशंस बिफोर डेवलपिंग इनटू मोर डिटेल्ड एंड कॉस्टली एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, कॉमन नीड इंक्लूड, देखो कुछ कॉमन नीड्स होती हैं जो इंक्लूड होती हैं प्रिलिमिनरी सॉइल इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, द बेसिक असेसमेंट ऑफ द साइट सरफेस फीचर्स लाइक वेजिटेशन, इरोजन पैटर्न एंड ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या होते हैं, विजुअल, यानी इसको हम देख के इन सभी चीज़ों के बारे में असेसमेंट करना, बेसिक असेसमेंट हमें बहुत नीड हो जाता है। ठीक है, साइट सरफेस के बारे में। अगर बात करें जियो, ठीक है, फिजिकल मेथड्स की, टेक्निक्स लाइक सिस्मिक सर्वे हो गया, ठीक है, भूकंप का सर्विस हो गया, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी टेस्ट हो गया, कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सब सरफेस लेयर विदाउट ड्रिलिंग। इन सितु टेस्टिंग, अगर बात करें इन साइट पे, इन सितु पे अगर बात करें तो टेस्ट लाइक अंडरस्टैंड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, मेजर सॉइल प्रेजेंस टू पेनिट्रेशंस ऑफरिंग इनसाइट्स इनटू सॉइल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्टेंसी। इसके बाद आती है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। ठीक है, देखो कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अकाउंट्स ऑफ अंडर, ठीक है, अनसर्टेनिटीज, ठीक है, एंड इंश्योर द स्ट्रक्चर रिमेन्स स्टेबल अंडर लोड बाय डिवाइडिंग अल्टीमेट वैल्यू बाय द शेपर फैक्टर। देखो इसका मतलब होता है कि स्टेबल अंडर लोड होता है बाय डिवाइडिंग अल्टीमेट वैल्यू, जो भी अल्टीमेट वैल्यू होती है। देखो इसका मतलब ये होता है कि जो भी अल्टीमेट ठीक है अंडर लोड, अल्टीमेट वैल्यू ऑफ लोड अपॉन जो भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमें क्या होती है, फाइंड आउट कर पाते हैं। देखो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट इन प्रिलिमिनरी सॉइल इन्वेस्टिगेशन, इट हेल्प करती है इंजीनियर्स को टू डिटरमाइन वेदर द सॉइल कैन सपोर्ट अ प्रपोज्ड स्ट्रक्चर, प्रिवेंट्स सेटलमेंट इशू एंड फाउंडेशन फेलियर, इन्फॉर्म द टाइप ऑफ फाउंडेशन टू बी यूज्ड, सैलो हो गया या फिर डीप हो गया, इसके बारे में क्या होता है, हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, दूसरा
फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फाउंडेशन। गुड फाउंडेशंस की रिक्वायरमेंट और फंक्शंस क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले फंक्शन के बारे में बात करेंगे। द फाउंडेशन इन द लोअर, देखो फाउंडेशंस क्या होता है, फाउंडेशंस की डेफिनेशन को पहले समझो। द फाउंडेशन इज लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो, ठीक है, एक नया पेज लेते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ध्यान से समझना, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी हमारा स्ट्रक्चर है ग्राउंड के ऊपर, इसको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस ग्राउंड के नीचे जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, इस ग्राउंड के नीचे, उसको बोला जाता है सब स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुपर स्ट्रक्चर्स के लोड को ग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफर द डेड लोड, स्ट्रक्चर वेट, लाइव लोड, पीपल फर्नीचर ETC हो गया, एंड इन्वायरमेंटल लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। विंड हो गया सिस्मेटिक टू द सॉइल बीनीथ, ठीक है, सॉइल के अंदर। सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, provides overall stability and ensure the building stands upright without excessive settlement or movement. Prevention of settlement, help distribute the weight of structure evenly to avoid differential। देखो ये क्या करता है, सेटलमेंट को जो अनइवन होता है, जो यानी इसका मतलब है, जैसे देखो इसके कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर, मान लो ये फाउंडेशन है। लेट अस सपोज क्या है कि ये हमारा फाउंडेशन है, समझो मेरी बात को। ये हो गया ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि 0.60 मीटर का हमने क्या किया, यहाँ पे डेप्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सॉइल्स को किया और यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सटेंड करेंगे वॉल को। तो ये क्या करता है, अगर यहाँ पे लोड को हम अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या है, लोड है, ठीक है। लोड हर टाइप का लोड है, चाहे वो सिस्मिक लोड हो, चाहे वो लाइव लोड हो, चाहे वो डेड लोड हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल लोड हो, हर टाइप्स का लोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाउंडेशन से, गुड फाउंडेशन से, यानी सुटेबिलिटी ऑफ फाउंडेशन से क्या होगा, यहाँ पे जो इस लोड, इस जो स्ट्रक्चर के कारण, जो लोड के कारण जो सेटलमेंट होगा, ध्यान से समझना, जो भी हमारा क्या होगा, सेटलमेंट होगा, वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली होगा, एक समान होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या होता है, बेनिफिशियल हो जाता है हमारे लिए। विच कैन कॉजेज क्रैक्स और सुपर और स्ट्रक्चरल फेलियर, ठीक है। एनकरेज अगेंस्ट लेटरल फोर्सेस, रजिस्ट लेटरल फोर्सेस सच एज विंड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लोड प्रिवेंटिंग ओवरटर्निंग और स्लाइडिंग। मॉइस्चर प्रोटेक्शन, acts as a barrier of moisture from the ground, reducing the risk of dampness entering the building, ठीक है। तो मॉइस्चर को भी प्रोटेक्शन करता है। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस, देखो प्रिवेंट्स डैमेज ड्यू टू फ्रॉस्ट हैव टू इन कोल्ड जो क्लाइमेट्स होती है, वहाँ पे क्या होता है कि ये फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस में भी काम करता है, बाय बीइंग प्लेस्ड बिलो द फ्रॉस्ट लाइन। अब देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा वो पढ़ा फंक्शन के बारे में। अब यहाँ पे हमें दूसरा चीज़ पढ़ना है, रिक्वायरमेंट क्या है एक अच्छे फाउंडेशंस की, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड फाउंडेशंस, एडिक्वेट लोड बियरिंग कैपेसिटी, ध्यान से समझना, मस्ट बी एबल टू सेफली कैरी द इम्पोज लोड विदाउट फेलियर, ये फायदा करेगा, ठीक है। मिनिमम सेटलमेंट होगा, शुड अंडरगो मिनिमल एंड यूनिफॉर्म सेटलमेंट टू अवॉइड स्ट्रक्चरल डैमेज। डेप्थ सुटेबिलिटी, must be placed at a depth where soil has adequate bearing strength and it is not affected by seasonal changes. Durability,
मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस टू डीके, कोरोजन एंड मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात करें तो शुड प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट एंड प्रोवाइड अ फर्म बेस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव विदाउट कंप्रोमाइजिंग, ठीक है, ऑन स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, ठीक है। कंस्ट्रक्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो शुड बी फिजिबल टू कंस्ट्रक्ट विथ अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेथड्स। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके 4th सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके 4th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499, बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 के रुपीज़ हो जाएगा, यहाँ पर 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना 1060 में। आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों और आप अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे। आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फ़ायदा मिल जाएगा, आपको PDF पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों आपने पूरा भी क्लास नोट्स, पूरी क्लास में PT दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी unicseriez.in वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने PC में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी देख सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी वो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ 150, जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात ये है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब कि टोटल बोले तो आपको यहाँ पे 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है, जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए, ठीक है। तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन मैसनरी, डेफिनेशन एंड की टर्म। देखो ब्रिक मैसनरी में अगर बात करें, स्टोन मैसनरी में बात करें, तो बहुत सारे यहाँ पे टर्म होते हैं जिसके बारे में हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बहुत सारे टॉपिक्स को जो यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे कुछ की टर्म होते हैं जिनके बारे में हमें जानना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो स्टोन मैसनरी हो चाहे वो ब्रिक मैसनरी हो। देखो डेफिनेशन एंड मैसनरी। मैसनरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है, स्ट्रक्चर फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, कंक्रीट ब्लॉक्स हो गया, दैट आर ऑफ्टन लेड एंड बॉन्डेड टुगेदर बाय मोर्टार। मोर्टार का मतलब होता है सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, ठीक है। Masonry is widely used in foundation due to its strength, durability and resistance to weather and fire, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ मैसनरी फाउंडेशन। रबल स्टोन मैसनरी फाउंडेशंस की अगर हम लोग बात करें, मेड फ्रॉम इरेगुलर अनसेप्ड स्टोन आइदर ड्राई और विथ मोर्टार। ड्राई रबल मैसनरी स्टोन विदाउट मोर्टार। कोर्स रबल मैसनरी स्टोन लेड, ठीक है, somewhat regular courses. Uncoarsed rubble masonry stone laid without any uniform course.
यूजेस लो कॉस्ट रूरल बिल्डिंग्स एंड रिटेनिंग वॉल। अब बात करते हैं एस्लार मैसनरी फाउंडेशंस की। तो देखो, मेड फ्रॉम फाइनली ड्रेस्ड का मतलब होता है जैसे ब्रिक्स क्या जो स्टोन होती है कुछ इस तरीके से है, इरेगुलर है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ड्रेस्ड करते हैं। ड्रेस्ड करके इसको हम लोग क्या करते हैं, सूटेबल जो है सर्कुलर के क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से शेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। ठीक है, कट इनटू यूनिफॉर्म शेप एंड, ठीक है, साइज। टाइप्स में क्या होता है, एस्लार स्मूथ एंड फाइनली ड्रेस्ड स्टोन जो होते हैं वो एस्लार फाइन होते हैं। एस्लार रफ टूल्ड क्या होते हैं, रफ सरफेस फिनिश्ड बट वेल शेप। जो उनके सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी रेगुलर रफ होते हैं, बट उनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, ठीक ठाक होता है। हाई एंड रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूजेस है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रिक मैसनरी फाउंडेशंस की। तो देखो, मेड फ्रॉम ब्रिक्स लेड इन मोटार। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मोटार तो यूज़ कर रहे हैं, बट मोटार्स को में हम लोग ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं। देखो, स्टोन हो गया चाहे ब्रिक्स हो गया, दोनों का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, अल्टरनेटिंग कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रक्चर। देखो, जैसे देखो दो चीज़ समझो, हेडर और स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। जैसे ये ब्रिक है, ठीक है, तो ये जो लॉन्ग वाला पार्ट होता है, जैसे इसकी साइज मान लो 19 है, ये भी मान लो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी हाइट भी 9 सेंटीमीटर है। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसको बोला जाता है स्ट्रेचर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। ठीक है, अब समझो, और ये जो शॉर्ट होता है इसको बोला जाता है हेडर। ठीक है, देखो ये हो गया इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या है, हेडर, मतलब पहले हेडर होगा, फिर बड़ा स्ट्रेचर होगा, फिर क्या होगा, हेडर होगा, फिर स्ट्रेचर होगा। तो इसको हम लोग बोला जाता है क्या, इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, अल्टरनेटिंग हेडर स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मान लो कि एक हमारा ये रद्दा है मान लो, ठीक है, इसमें सिर्फ स्ट्रेचर हो गया। अब इसके नीचे ब्रिक्स जो है उसमें क्या हो गया, सिर्फ हेडर हो गया, ऐसे हेडर हो गया, फिर स्ट्रेचर हो गया, ऐसे। तो इस तरीके का क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, चलिए, कॉमन इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड लाइट कॉमर्शियल स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी फाउंडेशंस अगर बात करें तो डेफिनेशन, मेड यूजिंग प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक हो गया, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक हो गया, लाइट वेट प्रोवाइड इंसुलेशन। सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक हायर लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, तो ये क्या होता है कि हैवी लोड को बेयर कर लेता है। इसके बाद अगर बात करें यूजेस की, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, बेसमेंट हो गया, रिटेनिंग वॉल हो गया, वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी फाउंडेशंस की। देखो, कंपोजिट मैसनरी फाउंडेशंस की अगर बात करें डेफिनेशंस की, तो यूजेस 2 और मोर टाइप्स ऑफ मैसनरी यूनिट लाइक ब्रिक एंड द स्टोन टुगेदर, uses cost effective solutions where different properties are needed। कुछ यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है, की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, मोटार, मोटार क्या होता है, मैंने क्या कहा, सीमेंट हो गया, देखो सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, पानी डाल दो, ठीक है, चूना हो गया, मान लो क्या है, CaCO3 हो गया, इसमें क्या है, इसमें हम लोग पानी डाल दो, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, मोटार बन गया। ये भी मोटार की तरह काम करेगा, लेकिन ये लाइम मोटार होगा। ठीक है, ये क्या है, ये सीमेंट मोटार है, मड मोटार भी होता है। ठीक है, पेस्ट मेड फ्रॉम सीमेंट, लाइम हो गया, सैंड हो गया, वाटर यूज्ड इन बाइंडिंग मटेरियल यूनिट्स। बॉन्ड, द पैटर्न इन विच मशीनरी यूनिट्स आर लेड टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। हेडर मैंने बता दिया क्या होता है, स्ट्रेचर भी बता दिया। बेड जॉइंट, द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द मोटार वेयर मशीनरी यूनिट रेस्ट। परपेंड जॉइंट क्या होती है, वर्टिकल जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंड जॉइंट बोलते हैं। कोर्स क्या हो गया, रद्दा हो गया। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया, एक ऐसे एक रो में इसको कर दिए, फिर इसको ऐसे कर दिए, तो ये क्या हो गया, 1 कोर्स, सेकेंड कोर्स। प्लम्ब, परफेक्टली वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी प्लम्ब का मतलब होता है 90 डिग्री पे।
ठीक है। लेवल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स होता है। जॉइंटिंग की बात करें, फिनिशिंग ऑफ मोटार जॉइंट ऑफ एस्थेटिक एंड वेदर रेजिस्टेंस। ग्राउटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ फिलिंग गैप्स और कैविटीज इन मैसनरी विथ द फ्लूइड मटेरियल, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउटिंग। कई बार देखते हैं आप लोग कि क्या होता है, पेस्ट के फॉर्म में हम लोग वॉल के जो डिप्रेशंस एरिया होती है, जो गड्ढे एरिया होते हैं, जहाँ पे हमें क्या होता है गैप्स को फिल करने होते हैं, वहाँ पे हम लोग चाहे सीमेंट मोटार का या लाइम मोटार का वहाँ पे यूज़ को कर करके उसको क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्राउटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउटिंग। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रिक मैसनरी की, ठीक है। तो देखो ब्रिक मैसनरी की अगर बात करें तो ब्रिक का मतलब ये है कि ब्रिक से हम लोग मैसनरी करते हैं। इस तरह का वॉल है ये, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिक मैसनरी वॉल, ब्रिक मैसनरी वॉल, ठीक है। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर यूनिट्स इंडिकेट स्टैंडर्ड ब्रिक। देखो ब्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, ठीक है। ब्रिक्स बेसिकली क्या होती है, एक होती है मॉड्यूलर ब्रिक जिसको स्टैंडर्ड ब्रिक बोलते हैं, और एक होती है नॉमिनल ब्रिक या फिर कन्वेंशनल ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होती है, विदाउट मोटार होती है, और ये क्या होती है, विथ मोटार। इसकी साइज जो होती है वो 19 × 9 × 9 होती है, ये 20 × 10 × 10 होती है, साइज होता है, ठीक है। बीच में यहाँ पे फ्रॉग होता है, ठीक है ना। जो ब्रिक्स होती है उसके बीच में क्या होता है, फ्रॉग होता है। अब फ्रॉग की साइज़ कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और फ्रॉग की जो साइज़ होती है बताइएगा, रेक्टेंगल के लिए कितनी होती है और सर्कुलर के लिए कितनी होती है, दोनों के लिए अलग अलग होती है। कमेंट करिएगा, देन मैं बताऊंगा आपको। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर यूनिट्स की बात करें, इंडिकेट स्टैंडर्ड ब्रिक्स लेड इन कोर्स, द ब्रिक आर अरेंज इन हॉरिजॉन्टल रो। देखो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रो में ही तो अरेंज है ये सारे के सारे, ठीक है। टाइपिकली यूजिंग अ बॉन्ड पैटर्न, मैंने बताया था इंग्लिश बॉन्ड जो होती है अल्टरनेट होता है हेडर एंड स्ट्रेचर, ठीक है। जैसे ये क्या है, देखो यहाँ पे स्ट्रेचर है, अगर बीच में हम लोग क्या करें, यहाँ पे जैसे स्ट्रेचर हो गया, फिर हेडर हो गया, फिर स्ट्रेचर हो गया, फिर हेडर हो गया, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। और ये क्या होता है कि फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स, ठीक है, अल्टरनेट होता है, ठीक है। मोटार जॉइंट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल बेड एंड वर्टिकल, ठीक है, परपेंड जॉइंट्स फिल विथ मोटार। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्रिक मैसनरी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने ब्रिक मैसनरी की बात की। देन आता है स्टोन मैसनरी। स्टोन मैसनरी का मतलब होता है कि जो पत्थर होते हैं उनको ड्रेसिंग करके इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्टोन को क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कहेंगे स्टोन मैसनरी, ठीक है। इरेगुलर शेप यूनिट्स सजेस्ट रबल मैसनरी इन विच हियर। देखो इसमें क्या होता है, रबल, देखो कोर्स का मतलब हो गया रफली हॉरिजॉन्टल लेयर, जैसे ये है, ठीक है, रफली है, ठीक है। और ये क्या है, मोर रैंडम प्लेसमेंट होता है। लार्ज अनइवन ब्लॉक्स टाइपिकल ऑफ अनकट और रफली ड्रेस्ड स्टोन होता है। थिकर मोटार जॉइंट ऑफ्टन नीडेड टू एकोमोडेट इरेगुलर शेप, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, चाहे ब्रिक मैसनरी हो चाहे स्टोन मैसनरी हो, इसके बारे में हमें क्या है कि बेसिक चीज़ों के बारे में बस पता होना चाहिए, बाकी आप लोग एग्ज़ाम में इन सभी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले बात किया था कि सॉइल जो हमारी बिल्डिंग कंसंट्रेशन एरिया होती है, इनके क्या क्या फैक्टर होते हैं। फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात किया हम लोगों ने, सॉइल के फंक्शन, फाउंडेशंस के बारे में, फाउंडेशन के फंक्शन के बारे में, फाउंडेशन के रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने बात किया।
टाइप ऑफ मैसनरी के बारे में बात किया, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने ब्रिक मैसनरी और फिर स्टोन मैसनरी के बारे में बात किया। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है रिमेनिंग, उन सभी चीज़ों को टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू।